नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से पुनः स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान राज्य पर बात करेंगे, है ना। जिस तरीके से आप लोगों के लिए मैं सभी राज्यों का एक एक डिटेल्स लेके आ रहा हूँ एक छोटी सी क्विक रिवीजन सीरीज के साथ। तो उसी क्विक रिवीजन सीरीज में हमारा आज का जो राज्य है वो है राजस्थान, है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो आप ये मत समझिए कि आप इस तरीके से क्यों पढ़ा रहे हैं। इसको ऐसा पढ़ाने का उद्देश्य ये है, पहला ये उद्देश्य ये है कि इससे याद बहुत अच्छे से होता है, आपको एक एक करके सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और दूसरा फायदा ये है कि ये इंटरेस्टिंग लगता है ना। इंटरेस्टिंग लगता है इसलिए जल्दी याद होता है ना। और तीसरा क्या है कि आप अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा फंसने की संभावना है वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से। याद रखना है, ये जो है ये डाटा वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अगर थोड़ा बहुत उसे एलोबरेट करके लिख सकते हैं तो आप उसे मेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं इस डाटा को, ठीक है। तो इसमें आपका जो पूरा इंडियन जीके है, जो पूरा भारत का जीके है, वो एक पूरा कवर हो जाएगा, है ना। मैंने लगभग 8 से 10 राज्य पढ़ा दिए हैं, ठीक है। लेकिन आज के इस सेशन में हम इस सबसे इम्पोर्टेंट राज्य पर बात करेंगे, क्योंकि इसमें डाटा बहुत सारा है और आपको पता है भारत का क्षेत्रफल के सबसे बड़ा राज्य यही है, ठीक है। तो राजस्थान के हम नाम की बात करें तो ये राज मतलब यहाँ पर राजपूत राजाओं का शासन हुआ करता था। अगर हम और पुराने समय की बात करें तो यहाँ एक महाजनपद हुआ करता था जिसका नाम था मत्स्य महाजनपद। कहते हैं कि पुराने समय में इस क्षेत्र की आकृति मत्स्य के समान थी और इसलिए इसका नाम मत्स्य महाजनपद पड़ा। काफी बड़ा महाजनपद था। फिर धीरे धीरे अंग्रेज आए। अंग्रेजों के समय में यहाँ राजपूतों का शासन हुआ करता था और राजपूतों के शासन होने के कारण इसका नाम राज पड़ गया। क्या पड़ गया भैया? राज पड़ गया। और राजाओं का स्थान, राजपूत राजाओं का स्थान राजा स्थान और राजस्थान हो गया, ठीक है। फिर फाइनली हमारे भारत सरकार में संविधान सभा बनी और 1 नवंबर 1956 को इस राज्य का क्या कर दिया? गठन कर दिया। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन कर दिया, है ना। इस समय एक साथ 14 राज्य बने थे, उसमें से एक ये राज्य भी था, ठीक है। दूसरी बात करें कि यह जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। याद रखना, सबसे बड़ा राज्य है किस चीज में? एरिया में। एरिया तो जानते हो ना, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। अगर जनसंख्या में पूछे, पॉपुलेशन में पूछे तो उत्तर प्रदेश है, जो कि हम उत्तर प्रदेश में लिख लेंगे। अगर इस राज्य के मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी। कौन है भैया? अशोक गहलोत जी हैं। अगर इनकी पार्टी की बात करें तो आईएनसी है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको कहा जाता है। तो अशोक गहलोत जो हैं ये मुख्यमंत्री हैं यहाँ के और कांग्रेस पार्टी के हैं। और लेकिन हाल फिलहाल में यहाँ के मतलब जब चुनाव हुआ था तो मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया था, है ना, सचिन पायलट जी को। क्योंकि इन दोनों के बीच में टकराव चल रहा था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे या अशोक गहलोत बनेंगे, है ना। तो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया और जो सचिन पायलट जी हैं उनको क्या बनाया गया? उनको भैया उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उप सीएम बनाया गया। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है भैया? कलराज मिश्र हैं। कौन है भैया? कलराज मिश्र यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं, ठीक है। तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। देखो याद कैसे रखोगे? कल राज आ रहा है ना, और राज आ गया तो आप राज से राज को रिलेटेड कर लेना। तो भैया जिस व्यक्ति के नाम में राज रहे तो राज से राजस्थान, ठीक है। राजधानी की बात करें तो जयपुर राजधानी है। और इस जयपुर की जो स्थापना है वो राजा जयसिंह के द्वारा की गई थी, ठीक है। राजा जयसिंह, राजा सवाई उपाधि हुआ करती थी राजपूत राजाओं की। तो जयसिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई और उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण हुआ जयपुर। याद रखना, कभी ऑप्शन में आ जाए जयसिंह प्रथम, जयसिंह द्वितीय, जयसिंह तृतीय, जयसिंह चतुर्थ, तो याद रखना जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर की स्थापना की गई थी, ना कि जयसिंह प्रथम के द्वारा, ठीक है। और इस जयपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है ना। ब्लू सिटी के नाम से, ब्लू नहीं, पिंक सिटी, है ना। ब्लू सिटी तो जोधपुर है, इसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अभी तक आपने बहुत सारी बुकों में पढ़ा होगा कि पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं ये अभी तक शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। तो एक बार क्या हुआ कि यहां भारत में इस क्षेत्र में महारानी एलिजाबेथ, है ना, महारानी एलिजाबेथ
का आगमन होना था, है ना, क्योंकि महारानी हुआ करती थी इस पूरे साम्राज्य की, तो कभी ना कभी उनका आगमन हुआ करता था। तो एक बार जयपुर आने वाली थी, महारानी एलिजाबेथ जयपुर आने वाली थी, और जब आने वाली थी तो उनकी उनकी खुशी में, है ना, कि भाई महारानी आ रही है तो हमें कुछ ना कुछ तोहफा देंगी, कुछ ना कुछ हमारा कर माफ कर देंगी, लगान माफ कर देंगे, जो भी हो। तो उनकी खुशी में पूरे शहर को सजाया गया, पूरे शहर को। अरे सीधी सी बात, अगर आपके गांव में, आपके शहर में अगर मोदी जी आए, आपके शहर में मोदी जी अगर आए तो आप क्या करेंगे? अगर मोदी जी नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री तो मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, अगर आपके राज्य का अगर कोई मुख्यमंत्री भी आपके गांव में आएगा तो आप पूरे गांव को बिल्कुल चकाचक कर देंगे, पूरे गांव में पोस्टर लगवा देंगे, साफ सफाई करवा देंगे, एक दिन पहले सैनिटाइज करवा देंगे, लाइन बना देंगे, पोस्टर बैनर लग जाएंगे कि रास्ता को क्लियर कर दिया जाएगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां लग जाएंगी, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अरे एक छोटे से विधायक आने पे हो जाता है। फिर तो महारानी, और महारानी कौन? इंग्लैंड की। और इंग्लैंड की महारानी उस समय इंग्लैंड की नहीं हुआ करती थी, कम से कम उनके देश में 50 देश कब्जे में थे, है ना। इवन अमेरिका को तक उन्होंने नहीं छोड़ा, अमेरिका देश को तक उन्होंने अपने उसमें गुलामी के आधार पर उसको गुलाम बनाया। तो इस तरीके से उन्होंने किसी देश को नहीं छोड़ा। तो इतनी बड़ी साम्राज्ञी आने वाली थी, तो पूरे शहर को उन्होंने पिंक कलर से, गुलाबी शहर से पुतवा दिया, और तब से लेकर आज तक इसको पिंक शहर या गुलाबी शहर कहते हैं। एरिया में सबसे बड़ा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर हम नृत्य की बात करें तो आपको पता है राजस्थान में कौन सा नृत्य होता है? घूमर। कौन सा नृत्य होता है? ये घूमर, है ना, आपने ये सुना भी होगा, घूमर नृत्य यहाँ का काफी प्रसिद्ध है। यहाँ की एक जनजाति भी है, जनजाति मैंने यहाँ नहीं लिखी, कभी कभी पूछा जा सकता है। जनजाति एक है सहरिया, सहरिया, और एक है गरासिया। सहरिया जनजाति और गरासिया जनजाति, ये जो दो जनजातियों के बारे में याद रखें। उत्पादन की बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं। फसलों में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सरसों होता है, मस्टर्ड, है ना, ब्रेसिका कॉम्पटेरिस इसका वैज्ञानिक नाम है। तो मस्टर्ड सरसों सबसे ज्यादा उस स्थान पर होता है जहां पानी की कमी है। मध्य प्रदेश में भिंड में पानी की कमी है, भिंड मुरैना में, तो वहां सरसों ज्यादा होता है, तो सरसों मस्टर्ड कहते हैं। सरसों के बाद यहाँ पर और क्या होता है? बाजरा। यहाँ पर सबसे ज्यादा बाजरा होता है। याद रखना, बाजरा इतना ज्यादा होता है कि राजस्थान का जो नाम है वो बाजरा प्रदेश हो गया है, लिख लो इसको। राजस्थान का जो अन्य नाम है वो क्या है? बाजरा प्रदेश। कभी आपसे पूछ ले कि राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो बाजरा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बाजरा के अलावा और यहाँ क्या होता है? ऊन। जो भेड़ है, वो भेड़ आपको पता है ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन में ज्यादा रहती हैं, तो भेड़ होंगी तो ऊन ज्यादा प्राप्त होगा, वूल कहते हैं इंग्लिश में। ऊन सबसे ज्यादा होता है। फिर अगर हम खनिजों में बात करें, खनिजों में अगर बात करें, एलिमेंट तत्वों में अगर बात करें तो चांदी। चांदी जो महिलाएं पहनती हैं वो चांदी सबसे ज्यादा होती है। चांदी के बाद जो सीसा है ना, लेड है, जो कि मैगी में मिला रहता है, जो कि काफी हानिकारक है। तो ये शीशे का उत्खनन भी यहाँ सबसे ज्यादा होता है। सीसा हो गया, चांदी हो गया, जस्ता हो गया, है ना, जस्ता को जिंक कहा जाता है। जस्ते का उपयोग प्रयोगशालाओं में, इलेक्ट्रोड में किया जाता है, तो जस्ता भी यहाँ सबसे ज्यादा होता है। सीमेंट, है ना, सीमेंट भी सबसे ज्यादा यहाँ होता है। सीमेंट आपको पता है ना, चूना, हाँ, चूना पत्थर, चूना पत्थर भी लिखो, चूना यहाँ लिख दूं, चूना पत्थर भी यहाँ होता है ना। जो ताजमहल बना है, जो ताजमहल बना है उसमें भी चूना पत्थर लगा है। चूना पत्थर को रसायन भाषा में कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। तो चूना पत्थर भी सबसे ज्यादा होता है यहाँ पर। और मकराना एक जगह है यहाँ पर, मकराना एक जगह है, मकराना में कहते हैं सबसे अच्छा चूना पत्थर मिलता है, इसी को मार्बल कहा जाता है, संगमरमर। हिंदी में संगमरमर कहते हैं, इंग्लिश में मार्बल कहा जाता है। तो चूना पत्थर भी होता है, संगमरमर भी होता है, मार्बल भी होता है, और उसको ताजमहल में लगाया गया। और भारत में आज जहां भी ज्यादा एक्सपोर्ट होता है यहीं से होता है। तो चूना पत्थर है तो निश्चित तौर पर सीमेंट भी यहाँ पर होगा, ठीक है, सीमेंट भी होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेट्रोलियम। क्या भैया? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हिंदी में कहते हैं कच्चा तेल, क्रूड ऑयल या कच्चा तेल भी हमारे भारत में राजस्थान जो है वो सबसे ज्यादा क्या करता है? निकालता है। वैसे अगर पहला पूछे तो असम से निकला था, डिगबोई से, असम में लिखवा देंगे। मुंबई, बॉम्बे हाई से भी निकलता है, लेकिन अधिकांश तौर पर समुद्र में इस राज्य के बहुत सारे ऐसे कुएं हैं, इसलिए, या फिर ऐसा मान सकते हो कि ज्यादा पेट्रोलियम प्यूरिफिकेशन ये राज्य करता है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा है। अगर हम मंदिरों की बात करें,
मंदिर इस तरफ लिख दे दूं? हाँ, इस तरफ लिख देता हूं मंदिर। अगर मंदिरों की बात करें तो यहां बहुत सारे मंदिर हैं। सबसे पहला है ब्रह्मा मंदिर। कौन सा भैया? ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा मंदिर हमारे भारत में मेरे ख्याल से एक ही है। अभी तक मैंने इतना जी के पढ़ा, लेकिन कभी मुझे ब्रह्मा मंदिर कहीं और नहीं मिला। तो एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है हमारे भारत में, जो कि पुष्कर में है। कहां पर है भैया? पुष्कर में है। और कहते हैं कि विश्व में एकमात्र है। अब विश्व में एकमात्र है, कहीं छोटा मोटा हो सकता है, तो मैं आर्गुमेंट नहीं करूंगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। बस याद रखें कि ये कहां पर है, तो पुष्कर में है ना। पुष्कर यहां जगह पड़ती है, वहां एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। ब्रह्मा मंदिर के बाद यहां पर एक नीलकंठेश्वर मंदिर है। नीलकंठेश्वर मंदिर है, और इस नीलकंठेश्वर मंदिर को यहां का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किसको? नीलकंठेश्वर मंदिर को। नीलकंठेश्वर मंदिर के बाद किराड़ू मंदिर है। किराड़ू मंदिर है। किराड़ू मंदिर के बाद खाटू श्याम जी, श्याम मतलब कृष्ण, खाटू श्याम जी का मंदिर भी है। ये और जगह भी हो सकता है इस नाम से, है ना, मैं वो नहीं कहूंगा, और जगह भी हो सकता है। खाटू श्याम जी का मंदिर हो गया। इसके बाद त्रिभुवन नाथ मंदिर है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2019 में आया था। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2019 में आया था कि त्रिभुवन नाथ मंदिर कहां पर है, तो ये आपका राजस्थान में है। और इसको किसने बनवाया था? तो राजा भोज ने, है ना। राजा जो भोज थे, राजा भोज, है ना, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, धार, भोपाल और धार के। तो उन्होंने, राजा भोज ने, ये त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था। ठीक है। त्रिभुवन नारायण मंदिर के बाद, सॉरी, त्रिभुवन नाथ मंदिर, है ना, त्रिभुवन नाथ मंदिर। त्रिभुवन नाथ मंदिर की बात करें तो जो लैला मजनू का नाम आप सुनते हैं, लैला मजनू, तो लैला मजनू की मझार जो है वो यहीं राजस्थान में स्थित है। कभी जाएं, घूम के आए। लैला मजनू की मझार के बाद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ये बहुत फेमस है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। दरगाह समझते हो ना, मुसलमानों का जो स्थान होता है उसको दरगाह कहा जाता है। चादर आदर चढ़ाने जाते हैं यहाँ पर लोग। तो क्वेश्चन आता है कि ये दरगाह कहाँ स्थित है, तो ये दरगाह आपकी पुष्कर में ही स्थित है। सॉरी, पुष्कर नहीं, अजमेर में, है ना, अजमेर में स्थित है। और इस दरगाह की कहते हैं बहुत ज़्यादा वो है, कहते हैं ये दरगाह ऐसी है कि यहाँ पर जो मन्नत मांगते हैं, मतलब ये दरगाह ऐसी है कि मुसलमानों के, लेकिन यहाँ हिंदू भी देखने के लिए जाते हैं। यहाँ हिंदू भी देखने के लिए जाते हैं, ये ऐसी दरगाह है। ठीक है। इसको अजमेर शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। इसको अजमेर शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसे अजमेर शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। और कभी आपसे क्वेश्चन आए कि ये किसकी याद में बनवाया गया है, इसे किसकी याद में बनाया है, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ये उनके क्या थे? इस्लाम धर्म के सूफी संत थे, धर्माध्यक्ष थे, ज्ञान देने वाले, धर्म का ज्ञान देने वाले। तो उन्हीं की याद में बनवाया है। किसने बनवाया है इसके बारे में खासा उल्लेख नहीं है, लेकिन इतना देखने को मिलता है कि भारत में जो मोहम्मद गौरी आया था, तो मोहम्मद गौरी के समय में भी ये इसका निर्माण हुआ था। कुछ लोग कहते हैं, कुछ पुस्तकें, कि गौरी नहीं बनवाया, कुछ कहता है कि गौरी के साथ जो आया उनने बनवाया। ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं, बस याद रखें कि कहाँ है, अजमेर में, है ना। अजमेर शरीफ के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद यहां पर एक 2.5 दिन का झोपड़ा है। 2.5 दिन का झोपड़ा है। कहते हैं कि ये 2.5 दिन में, हाँ, इसको 2.5 दिन भी कहते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा लिखा है या 2.5 दिन का झोपड़ा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं 2.5 दिन में बन गया था। कहते हैं ये 2.5 दिन में बन गया था, और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। वही 1191-92 के समय की बात है। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें याद रखिए। अगर हम किले की बात करें तो यहाँ बहुत सारे किले हैं। किले की बात करें तो चित्तौड़ का किला है, चित्तौड़ का किला है, मेरहनगढ़ का किला है, मेरहनगढ़ का किला है, बूंदी का किला है, बूंदी का किला आ चुका है, बूंदी का किला आ चुका है, बूंदी का किला, मेरहनगढ़ का किला, चित्तौड़ का किला, है ना, रणथंभौर,
रणथंभौर का किला, रणथंभौर का किला, बूंदी का किला, मेहरानगढ़ का किला, चित्तौड़ का किला। यहाँ बहुत सारे किले हैं, आप थोड़ा देख लेना, बहुत सारे किले हैं यहाँ पर। चित्तौड़ का किला, सोनार का किला, सोनार का किला, जौहर कुंड है ना, जौहर कुंड। जूनागढ़ का किला, जूनागढ़ का किला आ चुका है, जूनागढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला, ये दो लिख लो, जूनागढ़ किला और कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ का किला, जूनागढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। इसके अलावा और भी बहुत सारे किले हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इतने याद रखो। हाँ, मंदिर में एक चीज और लिख लो, मंदिर, मंदिर देखो इसको आपको पॉइंट कर रखना है, पर्यटन, पर्यटन में सब आ जाएगा, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, स्थान, कुछ भी हो, ठीक है। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज है क्या, हवा महल है ना। हवा महल कई बार पूछा गया कि हवा महल कहां पर है, तो ये आपका भैया जयपुर में स्थित है। कहां पर है, जयपुर में, ठीक है, जयपुर में हवा महल स्थित है और जयसिंह के द्वारा इसको बनवाया गया था। अब एमपी कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था कि हवा महल जो है, इस हवा में देखो एक्चुअल में है क्या कि ऐसा महल है बहुत बड़ा, और महल में इस तरीके से बहुत सारी खिड़कियां हैं, बहुत सारी खिड़कियां हैं, और यहाँ पर खड़े होके देखा जाता है, एक बहुत बड़ा ऐसा वो है, सरोवर है, उसमें बतख तैरती रहती हैं और वहां से हवा आती है और ये हवा सीधी इस खिड़कियों में प्रवेश कर जाती है और पूरे महल के अंदर चली जाती है ना। इस सरोवर के ऊपर से हवा आती है और हवा सीधा महल में खिड़कियों के द्वारा प्रवेश कर जाती है, इसी कारण इसका नाम हवा महल पड़ा। अब कांस्टेबल में क्वेश्चन किया गया था कि इन हवा महल में इस खिड़कियों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो इसका आंसर था 953 है ना। इसका सही आंसर क्या है भैया, 953 खिड़कियां हैं हवा महल में, जो कि काफी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन था, काफी ज्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। ये डाटा आपको बुकों में भी नहीं दिया रहता है, ठीक है। हवा महल जो है ये काफी इंपोर्टेंट है ना। जैसे है ना, ये जो है प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण किसने किया था भैया, प्रताप सिंह, प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और बस इतना याद रखो। इसके बाद जंतर मंतर भी याद रखो, जंतर मंतर। अब कुछ लोग कहेंगे कि जंतर मंतर क्या होता है, जंतर मंतर कुछ नहीं है, जंतर मंतर का नाम होता है, इसका मतलब है पुरानी प्रयोगशाला। पुराने जमाने में जो प्रयोगशाला होती थी, जो खगोल विद्या के स्थान होते थे, जहां पर अंतरिक्ष की चीजों का अध्ययन किया जाता था, उसको पुराने समय में जंतर मंतर कहते थे, आज के समय में लैब कह देते हैं, ठीक है। किसने बनवाया था, तो ये जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, राजा सवाई जयसिंह। और ये कहां पर है, ये जयपुर में स्थित है। भारत में 5 जगह आपका जंतर मंतर स्थित है, उज्जैन में, जयपुर में, मथुरा में, बनारस में और दिल्ली में, है ना। ये 5 जगह जंतर मंतर स्थित है, बस इतना याद रखें। इसके बाद हम यहाँ की झीलों की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं, राजस्थान में बहुत सारी झीलें हैं, और एक जगह है जिसका नाम है उदयपुर। क्या नाम है भैया, उदयपुर। तो उदयपुर जो नाम है, ये उदयपुर जो नाम है, ये उदय झील के नाम पर रखा गया है, राजा उदय सिंह के नाम पर रखा गया है, राजा उदय सिंह के नाम पर रखा गया है। और यहाँ पर उदय झील भी है, और इसे झीलों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, झीलों का शहर। भोपाल को भी कहा जाता है लेकिन उतना ऑथेंटिक नहीं है। कभी आपसे पूछे मध्य प्रदेश का झीलों का शहर, तब भोपाल लगाना, भारत का झीलों का शहर तो उदयपुर लगाना, और दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो फिर उदयपुर लगाना, क्योंकि उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं। कुछ झीलों के मैं नाम बताता हूं, जैसे पिछोला झील, है ना, नाम सुना होगा, पिछोला झील, पिछोला झील, रंग सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, फतेह सागर, ठीक है। पिछोला झील, रंग सागर, स्वरूप सागर, फतेह सागर, है ना। सांभर झील, है ना, सांभर झील, सांभर झील बहुत इंपॉर्टेंट, सांभर झील, है ना। इसमें ब्रैकेट में लिख लो रेड पेन से अंडरलाइन करके, भारत की सबसे खारी झील। भारत की सबसे खारी झील कौन सी है, सांभर झील है ना, सांभर झील। सांभर झील से याद आया कि एक नहर भी है भारत में, एक क्या है, नहर भी स्थित है। अब देखो मुझे बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं। पर्यटन में एक चीज लिखो आप, क्या, जौहर कुंड। क्या लिखो भैया, जौहर कुंड। यहां पर बहुत सारी महिलाओं ने जौहर कर लिया था, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी ने जब राजा रतन सिंह पर आक्रमण कर दिया था, तो जौहर कुंड है यहाँ पर, महिलाएं आग में कूद गई थी। सहेलियों की बाड़ी है यहाँ पर, है ना, सहेलियों की बाड़ी। ये क्वेश्चन आ चुका है कि सहेलियों की बावड़ी कहाँ है,
है ना, तो वो आपका सहेलियों की बाड़ी आपका राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ ये बहुत आईएमपी है, ये आ चुका है। विजय स्तंभ जो है वो राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया, राणा कुंभा। और राणा कुंभा के बाद थोड़ा सा निर्माण किसने करवाया, राणा सांगा ने भी करवाया। तो कभी कभी आपको राणा कुंभा मिलेगा ऑप्शन में, कभी कभी राणा सांगा मिलेगा, दोनों मिल जाए तो राणा कुंभा लगाना है। विजय स्तंभ स्थित है। विजय स्तंभ के बाद मैं क्या बता रहा था, और हाँ, नहर, एक बहुत इंपॉर्टेंट नहर है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, इस नहर को याद रखना, ये भारत की सबसे बड़ी नहर है, ये भारत की सबसे बड़ी नहर है, बिगेस्ट कैनाल ऑफ द इंडिया, इंदिरा गांधी कैनाल। और ये जो है 1984 में बनी थी, और 1984 में बनी थी। और ये किस राज्यों में है, राजस्थान में है, पंजाब में है और हरियाणा में है ना, ये 3 राज्यों में है। और पंजाब और हरियाणा के आसपास एक नदी का संगम है, ब्यास और सतलुज का, तो ब्यास और सतलुज को खोद के इसको राजस्थान में पहुंचाया गया है। ठीक है, याद रखना इतना। चेतक का मकबरा है, आपको पता होगा हल्दी घाटी का युद्ध, है ना, यहां लिख देता हूं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था भैया, 1576 में हुआ था। महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच। ठीक है, तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप जो है उनका चेतक मारा गया था। तो जब चेतक मारा गया था तो चेतक का मकबरा भी यहां पर स्थित है। कहते हैं बहुत वफादार था, गोली भी लग गई थी, उसके बाद भी मरा नहीं था। उसके बाद भी महाराणा प्रताप को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर आया था। उसके बाद इस घोड़े ने दम तोड़ा था, इसलिए चेतक का मकबरा बना है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है, हल्दी घाटी युद्ध क्षेत्र, यहां से आ सकता है। हल्दी घाटी युद्ध क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में। युद्ध कब, 1576। ठीक है, इसके बाद और क्या है, माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू जो काफी फेमस स्थान है वो यहीं पर स्थित है। माउंट आबू जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी पर स्थित है। किस पर है भैया, अरावली पर्वत श्रेणी पर स्थित है। और अरावली का जो सबसे ज्यादा भाग है वो कहां पर आता है, अरावली का जो सबसे ज्यादा भाग है वो राजस्थान में ही आता है। अरावली का सबसे ज्यादा, अरावली गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है। सबसे ज्यादा भाग कहां आता है, आपका राजस्थान में। और इसी अरावली पर माउंट आबू है, इसी अरावली पर क्या है भैया, माउंट आबू स्थित है। और यही माउंट आबू पर एक चोटी है जिसका नाम है, क्या नाम है, अरे याद नहीं आ रहा अभी, बहुत अच्छा नाम है, गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर। ठीक है, तो कभी आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। ठीक है, कहां पर स्थित है, माउंट आबू में स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है, अरावली पहाड़ी पर स्थित है। और विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। गुरु शिखर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई पे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ठीक है। माउंट आबू में एक मंदिर है जिसका नाम है, यहां लिख लो, मंदिरों में लिख लो, मंदिरों में लिख लो, बहुत इंपोर्टेंट मंदिर, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, बहुत मोस्ट आईएमपी। उस मंदिर का नाम है, क्या नाम है, दिलवाड़ा। क्या भैया, दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये दिलवाड़ा जैन मंदिर इतना आईएमपी है कि इससे लगभग हर एक दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है, माउंट आबू में स्थित है, अरावली पर्वत श्रेणी के आसपास स्थित है। और ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया किसने था, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिलवाड़ा का मंदिर किसने बनवाया था, ये बनवाया था राजा बिमल शाह ने। किसने बनवाया था, बिमल शाह ने बनवाया था। और अभी रेलवे का एग्जाम हुआ था, उसमें दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाया, लेकिन उसमें ऑप्शन में बिमल शाह नहीं था। ऑप्शन में बिमल शाह नहीं था तो बच्चे घबरा गए। तो बिमल शाह के साथ एक व्यक्ति और था, वास्तुपाल। तो वास्तुपाल ने भी बनवाया था। वास्तुपाल ऑप्शन में ना हो तो तेजपाल। ठीक है, तो ये 3 राजा थे। अभी तक आपने केवल एक राजा के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैंने आपको 3 राजाओं के बारे में बताया। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बिमल शाह ने बनवाया, बिमल शाह ऑप्शन में नहीं है, वास्तुपाल ऑप्शन में नहीं है तो तेजपाल। ठीक है, याद रखना। हवा महल किसने बनवाया, प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया। जंतर मंतर जय सिंह के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह ने की। ब्लू सिटी किसे कहते हैं, ब्लू सिटी किसे कहा जाता है, ब्लू सिटी कहा जाता है जोधपुर को। पिंक सिटी किसे कहा जाता है, जयपुर को। ठीक है, जयपुर का नाम राजा सवाई जय सिंह के नाम पर पड़ा, जोधपुर का नाम राजा जोधा के नाम पर पड़ा। रानी जोधा नहीं, एक राजा भी यहां हुआ करते थे जिनका नाम था राव जोधा, तो उनके नाम पर इसका नाम जोधपुर पड़ा और इसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम मरुस्थल की बात करें
तो अगर हम मरुस्थल की बात करें तो यहाँ बहुत सारा मरुस्थल है, लेकिन सॉरी बहुत सारा नहीं, बहुत बड़ा मरुस्थल है जिसका नाम है थार। क्या नाम भैया? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना। सबसे गर्म स्थान है, टोटल रेतीला भाग है, इसलिए इसको रेगिस्तान भी कहा जाता है। और इसका एक और नाम है थार पारकर, ये नाम आपने पहली बार सुना होगा, थार पारकर। इसका एक और नाम है चोलिस्तान। क्या भैया? चोलिस्तान। ठीक है, चोलिस्तान। कमेंट सेक्शन में बताओ इसका एक और नाम क्या है। ठीक है, एक नाम मैंने बता दिया मरुस्थल, थार का मरुस्थल, एक नाम और थार पारकर, एक नाम और चोलिस्तान, इसका एक नाम और है जो आजकल ट्रेंड में है। आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देगा वही सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर व्यक्ति नहीं कर पाता है। बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आंसर मुझे कमेंट में चाहिए इसका। ठीक है, जैसा कि मैं हर लेक्चर में देता हूं। ठीक है, तो आज आप पहली बार सुन रहे होंगे कि थार के मरुस्थल के कितने नाम हैं। थार, थार पारकर, चोलिस्तान, और एक आपको कमेंट में देना है एक और नाम। ठीक है, भारत की सबसे ज्यादा सीमा पाकिस्तान से, भारत की सबसे ज्यादा सीमा पाकिस्तान से किसकी लगती है? राजस्थान की। ठीक है, 4 राज्यों की लगती है। ठीक है, 4 राज्यों की लगती है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और कश्मीर। ठीक है, अब कश्मीर राज्य नहीं रहा, लेकिन सबसे ज्यादा सीमा राजस्थान की। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते हैं। परमाणु परीक्षण, भारत का पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान में ही हुआ था। कहां पर हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है वो राजस्थान में ही हुआ था। कहां पर हुआ था? पोखरण, है ना, नाम तो सुना ही होगा, पोखरण। पोखरण परमाणु परीक्षण। इस पर एक फिल्म भी आई है जिसका नाम है परमाणु। परमाणु फिल्म को जरूर देख लेना, जॉन अब्राहम की थी। उसमें आपको ये पूरी घटना समझ में आ जाएगी। आधे से ज्यादा डाटा तो फिल्मों से कवर हो जाता है और आधे से ज्यादा सन क्रिकेट से कवर हो जाते हैं, है ना। तो यार अच्छे से देखो इनको, जो काम की चीजें। पोखरण में हुआ, किसने कब किया? पोखरण में हुआ था ये 1974, है ना। 18 मई 1974 में पहला हुआ, लेकिन ये उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसमें केवल एक ही परीक्षण हम कर पाए, और जो काफी छोटा था और उतना अच्छे से नहीं हो पाया, है ना। ये कब हुआ था? इंदिरा गांधी के समय पर हुआ था। और इसका जो कोड नेम था वो था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, बुद्धा एक बार, बुद्धा मुस्कुरा उठे। तो ये पहला परमाणु परीक्षण था, 1974 में हुआ था। उसके बाद दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को हुआ। किसने करवाया? अटल बिहारी वाजपेयी, और ये सफल रहा। और इसमें लगभग 6 परमाणु परीक्षण एक के बाद एक लगातार किए गए। ठीक है, एक किया। देखो एक्चुअल में हुआ क्या था कि ये वाला जब परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी जी के सानिध्य में अब्दुल कलाम आजाद ने करवाया। अब्दुल कलाम आजाद को आप जानते ही हैं, बहुत महान पर्सनालिटी हैं। भारत में एक वो दौर था कि जिस दौर में भारत का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसा और भारत के वैज्ञानिक अब्दुल कलाम जैसे, भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जैसे, तो देश ने देखो कितना बड़ा काम किया। नहीं तो किसी भी प्रधानमंत्री और किसी भी राष्ट्रपति के नाम के सामने ऐसे शब्द नहीं निकलते, उनकी अच्छाई करते नहीं बनता। क्योंकि आज के समय में या पूरा लगभग सभी राजनीति के दौर में सारे व्यक्ति कैसे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सुनते ही मन में एक आदर्श की भावना जागृत होती है। अब्दुल कलाम के नाम सुनकर एक मन में एक जोश उत्पन्न होता है कि व्यक्ति कहां से लेकर कहां पहुंचा। और भारत को परमाणु परीक्षण प्रदान किए, और एक किया फिर भी अमेरिका ने कुछ नहीं कहा, दूसरा किया फिर भी अमेरिका ने कुछ नहीं किया, और लगातार धड़ाधड़ 6 परमाणु परीक्षण एक साथ कर दिए। और ये लगातार इसलिए किए क्योंकि हमारे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मौसम विज्ञान है, उसने वहां पर चक्रवात दर्शा दिया था। तो अमेरिका समझ रहा था कि चक्रवात आया है, जबकि हम धड़ाधड़ एक के बाद एक परमाणु परीक्षण करते जा रहे थे। तो पहला 1974 में, दूसरा 1998 में हुआ। क्लियर है? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के, ये इंदिरा गांधी। एक क्वेश्चन और आता है कि पहाड़ों का नगर किसे कहते हैं? तो डूरंगपुर, है ना। पहाड़ों का जो नगर है वो डूरंगपुर को कहा जाता है। पहाड़ों की जो रानी है वो मसूरी को कहा जाता है। पहाड़ों की जो मल्लिका है और पहाड़ों की रानी, पहाड़ों का नगर, पहाड़ों की मल्लिका और पहाड़ों की राजकुमारी, ये 4 चीजें मैं आपको कई बार बता चुका हूं। इन चारों चीजों को बहुत अच्छे से याद रखना। पहाड़ों का नगर, देखो पहाड़ की जगह पर्वत भी आ जाए दिक्कत नहीं है, पर्वतों की रानी या पहाड़ों की रानी कोई दिक्कत नहीं। पहाड़ों का नगर, पहाड़ों की राजकुमारी और पहाड़ों की मल्लिका, ये 4 शब्द अच्छे से याद रखना है। जो राज्य जाएगा
कंप्लीट होता जाएगा। तो डूरंगपुर को पहाड़ों का नगर कहते हैं। सबसे गर्म स्थान भारत का वर्तमान में आपको पता है यही है, थार का मरुस्थल है ना। थार का मरुस्थल ऑप्शन में नहीं आता तो राज्य आएगा राजस्थान, राज्य नहीं आता तो स्थान आएगा फालोदी। क्या आएगा भैया? फालोदी। फालोदी ऑप्शन में नहीं आया तो जैकोबाबाद आ सकता है, जैकोबाबाद। लेकिन ये जैकोबाबाद जो है ये पाकिस्तान में आता है, इसलिए इसे भारत का नहीं माना जाता बल्कि इसको एशिया का माना जाता है। भारत का पूछे तो फालोदी आएगा, फालोदी नहीं तो थार आएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें ट्रेन 18। ट्रेन 18 जो है ये 2018 में लॉन्च हुई थी, है ना। ट्रेन 18 जो है 2018 में लॉन्च हुई थी। भारत की सबसे तेज ट्रेन है। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है? वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया। तो इसका परीक्षण कहाँ हुआ था भैया? जयपुर में, सॉरी कोटा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कोटा में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? कोटा में हुआ था। तो वर्तमान में भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? ट्रेन 18, जिसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया है। लगभग इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है ना, 160 से 180 के बीच में है। ट्रेन लेस, सॉरी इंजन लेस ट्रेन है। इंजन लेस ट्रेन है, इंजन नहीं है इसमें। इंजन नहीं है तो चलेगी कैसे? डब्बे से चलेगी। डब्बा ऐसा बनाया गया है कि अपने डब्बे की पावर उसके पास खुद है, तो काफ़ी अच्छी है। और इसमें ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर ट्रेन लेट होगी तो आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। हाँ, तो आप किया है कि नहीं किया? किया था शायद। तो ये कोटा में इसका परीक्षण हुआ था, पर उसके बाद ये दिल्ली से बनारस के बीच चली थी। कोटा तो आप जानते ही हैं कोचिंग के लिए फेमस है। कोचिंग यहाँ पर IIT, IIM, PMT बहुत सारी हैं। और ये जो कोटा है इसके नाम से एक वेब सीरीज आई है, कोटा फैक्ट्री, जरूर देख लेना, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, है ना। अभी दो वो आई हैं वेब सीरीज, एक कोटा फैक्ट्री और एक एस्पिरेंट। इनको जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अंदर मोटिवेशन जागृत होगा और आप बहुत कुछ कर पाएंगे। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है सरिस्का। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है और ये टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, सरिस्का में ही सलमान खान संदिग्ध हो गए थे, है ना। बताने की जरूरत नहीं है मुझे, सलमान खान ने काला हिरण मार दिया था सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में, जिसका केस अभी भी चल रहा है। लेकिन सेलिब्रिटी हैं तो उतना ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता। सरिस्का के बाद रणथंभौर, रणथंभौर है ना। रणथंभौर के बाद केवला देव, केवला देव, केवला देव के बाद भरतपुर, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, है ना। भरतपुर और केवला देव एक ही हैं, एक ही जगह हैं। सरिस्का, रणथंभौर, केवला देव, भरतपुर, भरतपुर और क्या है? भरतपुर डेजर्ट, डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और घाना पक्षी विहार, घाना पक्षी विहार, घाना पक्षी विहार। तो इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान है भारत में, भारत में नहीं राजस्थान में। सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव, भरतपुर, रणथंभौर, घाना पक्षी विहार और डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे याद कर लेना, ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, एक और चीज मुझे कुछ याद आ रहा था, घाना पक्षी विहार, हाँ पक्षी से याद आया कि भारत का, सॉरी टाइगर से याद आया, भारत का टाइगर मैन कौन है? तो भारत का टाइगर मैन है कैलाश सांखला। कौन है भैया? कैलाश सांखला। और कैलाश सांखला जो है वो राजस्थान के रहने वाले हैं, जोधपुर के। भारत का जो टाइगर मैन है, टाइगर मैन मतलब टाइगरों के लिए अच्छा काम करना, कैलाश सांखला ने किया, राजस्थान के रहने वाले हैं। भारत का पक्षी मैन सलीम अली को कहा जाता है। अंतिम पॉइंट, यहाँ की परियोजना जो है, सूरतगढ़ ताप विद्युत केंद्र है, सूरतगढ़ ताप विद्युत केंद्र है, सूरतगढ़ ताप विद्युत केंद्र है। ताप से विद्युत बनाई जाती है, ताप से विद्युत बनाई जाती है, ताप से विद्युत बनाई जाती है। और हाँ, रावत भाटा, रावत भाटा, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह है। यहाँ पर परमाणु से विद्युत बनाई जाती है रावत भाटा में। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह अच्छे से याद कर लेना, स्टार डाल के, ये क्वेश्चन आता है। किसकी सहायता से बना है ये? कनाडा, कनाडा देश ने हमको सहायता दी और हमने रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह पावर प्लांट हमारे राजस्थान में स्थापित किया। सूरतगढ़ ताप विद्युत केंद्र। यहाँ की कुछ नदियाँ मुझे याद आ रही हैं, यहाँ की कुछ मुझे नदियाँ याद आ रही हैं, जल्दी से लिख लो। 4 नदियाँ हैं। सबसे पहला है चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान की वर्ष भर बहने वाली नदी है और चंबल नदी पर बना है राणा सागर बांध। अगर मैं गलत नहीं हूं तो राणा सागर बांध है। चंबल नदी पर जवाहर सागर, जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर, ये 3 बांध हैं। ठीक है,
चंबल नदी पर गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर, ये 3 बांध हैं, जिसमें से जवाहर सागर बॉर्डर पर है और राणा सागर टोटली कोटा के आसपास स्थित है। चंबल नदी के बाद हम बात करें माही नदी, तो माही नदी ज़्यादा नहीं बहती लेकिन थोड़ी सी बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी के बाद बात करें हम साबरमती नदी, साबरमती गुजरात में चली जाती है राजस्थान से निकलकर। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट नदी लूनी नदी, लूनी नदी जो है भारत की एकमात्र जमीन के अंदर बहने वाली नदी है। नदियों वाले चैप्टर मैंने पढ़ाया, देख लेना जाकर। जमीन के अंदर बहती है, एकमात्र नदी है, इसको अंतर्वाहित नदी कहते हैं। ठीक है। लूनी के बाद बनास नदी, बनास नदी निकलती है और बनास नदी जाकर कहाँ मिल जाती है? एमपी में जाकर मुरैना के चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। बनास, चंबल और सीप, ये 3 नदियों का संगम है। कहाँ पर? एमपी में। एमपी में कहाँ पर? मुरैना में। बनास, चंबल, सीप नदी का संगम है और इसको क्या कहा जाता है? रामेश्वर त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ठीक है। तो आई होप यहाँ पर सारी जानकारी मैंने राजस्थान की बहुत अच्छे से कवर करा दी है, लगभग सारे जरूरी फैक्ट जितने आज तक एग्जाम में। हाँ, एक और बहुत मोस्ट आईएमपी, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ हुई थी? 1959 में नागौर में। इसको भी अगला पॉइंट करके लिख लेना। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था, एमपी पटवारी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, कि पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुआ? 1959 में। कहाँ शुरू हुआ? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? नागौर में। ठीक है। और फाइनली फिर इन 1992-93 में इसका एक्ट आया था, अधिनियम पारित हुआ था। बलवंत राव मेहता समिति, बलवंत राव मेहता समिति के आधार पर इसको त्रिस्तरीय बनाया गया है। ठीक है, जो कि आपको पता है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर तो बनता है, सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है। और अगर कोई चीज़ आपको गलत लगी, कहीं कोई समस्या है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका निराकरण आपको अगले वीडियो में जरूर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।